गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीएस के सवाल। जी हाँ, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये सोल्यूशन बाय सौरभ जो चैनल है वो बिल्कुल आपका है, यानी आप जो हमसे बताएंगे वो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो काफ़ी समय से बच्चों के टेक्स्ट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर यूपी जीके से यूपीपी से रिलेटेड जो भी जीएस के क्वेश्चंस है या रीजनिंग के क्वेश्चंस है आप उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए। तो हम आपके लिए आज की वीडियोज में, आने वाली कुछ अन्य वीडियोज में लगभग आपकी 15 से 20 वीडियोज हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 40 से 50 के बीच में हर एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमेशा की तरह बिना समय को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है निप्पन। निप्पन जो जापान को दिया गया नाम है, इसका अर्थ है। जापान को एक नाम दिया गया है निप्पन, इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका है सूर्योदय का देश, ऑप्शन बी आपका है उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश, ऑप्शन सी आपका है पैगोडाओं का देश, और ऑप्शन डी आपका है ज्वालामुखी और भूकंपों का देश। तो निप्पन, निप्पन से आप याद रखना बच्चे कि निप्पन का अर्थ है सूर्योदय का देश, यानी आपका ऑप्शन एक जो है वो क्या है, सही। निप्पन का मतलब होता है सूर्योदय का देश, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, और बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत। और भी चीज देखते हैं कि फिर उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश कौन सा है। तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश हम जानते हैं नॉर्वे को। उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश हम जानते हैं नॉर्वे को, क्योंकि नॉर्वे जो है वो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, इसलिए इसको हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट सन जो आपका उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश है वो नॉर्वे को कहा जाता है, क्योंकि इसको आप लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी ये क्या है कि इसमें 24 घंटे आपको सूरज दिखता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव की तरफ है, इसलिए इसको अर्धरात्रि में सूर्य निकलने वाला देश भी कहते हैं नॉर्वे। जो पैगोडाओं का देश है वो भी आपका जापान को ही कहा जाता है। ये पैगोडाओं क्या है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें आपके बहुत ऊंचे ऊंचे इमारतें मंदिरों से संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। और ज्वालामुखी और भूकंपों का देश भी जापान को बच्चे कहा जाता है। आपको पता है कि एशिया का जो विकसित देश है वो जापान है, और जापान में अधिक मात्रा में ज्वालामुखी और भूकंपों का देश आते हैं, अधिक मात्रा में भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। और आपको ये भी पता है कि जापान में अत्यधिक भूकंप आने के बावजूद भी जापान विकसित देश है। टेक्नोलॉजी में जापान इतना आगे है कि अपने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े पुल, ब्रिजेस, रोड वगैरह का निर्माण ये 1 से 2 दिन में कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो देखिएगा, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, असम, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। फिर से सुनिएगा, पूछा गया है आपसे मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम आपका केरल राज्य का जो है वो राज्य का नृत्य है। केरल में आपका मोहिनी अट्टम के साथ साथ जो आपका दूसरा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप कर सकते हो कथकली। मोहिनी अट्टम के साथ साथ जो कथकली है वो भी केरल का महत्वपूर्ण नृत्य है। कथकली आपका क्या है, मोहिनी अट्टम और कथकली केरल से संबंधित है। असम की बात करें तो असम में आपका बिहू, असम की बात करें तो असम में आपका बिहू, बिहू और दूसरा आपका शास्त्रीय नृत्य है जो इम्पोर्टेंट आपका पड़ जाता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं भारतनाट्यम, तमिलनाडु में जो नृत्य है वो क्या है, भारतनाट्यम नृत्य। और आपका जो आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आंध्र प्रदेश आप ऐसा समझिए कि ऐसा प्रदेश जो मतलब आंध्र मतलब अंडे से ले लीजिए और कच्ची पूड़ी यानी पूड़ियाँ कच्ची उतार दी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी
तमिलनाडु में भारतनाट्यम, केरल में आपका कथकली और मोहिनीअट्टम आता है, असम में आपका बिहू और शास्त्रीय नृत्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो देखिएगा निप्पन आपने देखा सूर्योदय का देश और मोहिनीअट्टम जो है आपका वो केरल देश से संबंधित है। ओके, अब देखते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से छोटा है? कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा देश है जो भारत से छोटा है? तो जाहिर सी बात है हम क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहे हैं, एरिया के आधार पर निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया से सबसे छोटा है? तो आपको पता है कि नंबर 1 पे जो आता है एरिया में सबसे बड़ा देश विश्व में वो है रूस। रूस जो है वो एरिया के हिसाब से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। फिर रूस के बाद आता है आपका कनाडा, रूस के बाद आपका क्या आता है? कनाडा। रूस के बाद आपका कनाडा आता है। फिर एरिया के हिसाब से आपका चीन आता है। चीन के बाद आपका यूएसए आता है। चीन के बाद आपका क्या आता है? यूएसए आता है। यूएसए के बाद 5वें नंबर पे आपका आता है ब्राजील। 5वें नंबर पे आपका क्या आता है? ब्राजील। और 6 नंबर पर एरिया के हिसाब से आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ओके, और 7 पे आपका आता है आप सीधी सी बात है इंडिया, भारत। ओके, 7 नंबर पे क्या आता है? भारत। 7वें नंबर पे भारत आता है। तो आपने देखा कि भारत से इतने देश जो है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो चीन आपका इंडिया से बड़ा है, कनाडा आपका इंडिया से बड़ा है, ब्राजील भी आपका इंडिया से बड़ा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। यानी भारत से एरिया के मामले में सबसे छोटा देश है, मतलब एरिया के मामले में भारत से छोटा देश आपका है अर्जेंटीना। चीन आपका 3rd नंबर पे आता है, कनाडा आपका 2nd पे आता है, ब्राजील आपका 5 पे आता है और भारत आपका 7 पे आता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का। देखिए क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना सीख लीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत तेजी से पढ़ना है। आपके क्वेश्चन जो पढ़ने की रफ्तार है वो बहुत तेज होनी चाहिए। यानी आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार पढ़े जा रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ध्यान से भी पढ़ना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? ध्यान से देखना, नोटेबल पॉइंट आपका है नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देने का अधिकार किसके पास है? कौन से अनुच्छेद के पास? तो एक एक करके देखते हैं। जो आपका अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 8 कहता है हमारा कि जो भारत के नागरिक है और भारत के नागरिक होते हुए भी अगर वो विदेश में रहने के इच्छुक हैं तो वो उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने का संकल्प लेता है। यानी विदेश में रहने वाले जो लोग हैं, विदेश में जो लोग रह रहे हैं वो भी अपने पास भारत की नागरिकता जो है, भारत की जो नागरिकता है वो रख सकते हैं। और यहाँ तक कि इनके जो बच्चे भी होंगे वो बच्चे भी भारत की नागरिकता रखने का अधिकार रखते हैं। ये आपका कहता है अनुच्छेद 8। लेकिन आपसे विनियमित करने का अधिकार पूछ रहा है, इसलिए ये गलत आंसर होगा। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं और विदेश में रहते हुए भी भारत की नागरिकता रख सकते हैं और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी भारत के नागरिक होने का अधिकार रखते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। क्या कह रहा है ये अनुच्छेद 9? अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है, अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ले लेता है तो भारत की नागरिकता जो है वो उसके पास नहीं रहेगी। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसके पास भारत की नागरिकता नहीं बचेगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि आपका जो भी नागरिकता बनाए रखने का जो भी है, नागरिकता बनाए रखने का जो भी प्रोसेस है वो सब अनुच्छेद 10 में आता है। और अनुच्छेद 10 में ही नागरिकता से जुड़े जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं वो सब अनुच्छेद 10 में ही आता है। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 11 है, इस अनुच्छेद 11 में ही नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की जो शक्ति है वो संसद को मिलती है।
किसके अंतर्गत आपका अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आपका है कि नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की जो शक्ति है, बदलने की जो शक्ति है, वो संसद के पास है अनुच्छेद 11 के आधार पर। आपका अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? तो देखिए इससे कितने क्वेश्चन सुनाते हैं। चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे और मौर्य वंश की नींव इन्होंने ही रखी थी। मौर्य वंश से पहले आपका नंद वंश था। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था आपका? नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त के गुरु थे कौटिल्य। इनके अन्य नाम आर्यभट्ट भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त के गुरु थे कौटिल्य। ओके, ये आपने जाना। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर है। यानी आपसे पूछ रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े महासागरों में से दूसरे नंबर पे कौन सा महासागर आता है? तो देखिए प्रशांत महासागर जो आपका है, ये जो प्रशांत महासागर आपका है, ये सबसे बड़ा महासागर भी है, सबसे बड़ा। और यही प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। और इसी प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित होते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर आपका है अटलांटिक महासागर। तो ओके सर, ये हमको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का इसको चावल का कटोरा कहते हैं? बाउल ऑफ राइस। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका भारत के 28 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जिसको चावल का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। प्रश्नों की श्रृंखला में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लाइट स्टेट्स द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में किस भारतीय विमान सेवा को विश्व की तीसरी सबसे खराब विमान सेवा का दर्जा दिया गया? यानी फ्लाइट स्टेट्स है, अंतरराष्ट्रीय जो भी आपकी सर्वेक्षण है, इसमें भारतीय विमान सेवा ऐसी कौन सी है इसमें विश्व की सबसे ज्यादा खराब विमान सेवाओं में तीसरे नंबर पर है? ऑप्शन ए में आपकी है इंडिगो, ऑप्शन बी में है एयर इंडिया, ऑप्शन सी में है स्पाइस जेट, ऑप्शन डी में है गो एयर। तो ये चारों आपकी भारत की ही विमान सेवा में आती हैं, लेकिन इसमें से एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में एयर इंडिया जो भारतीय विमान सेवा है इसको विश्व की तीसरी सबसे खराब व्यवस्था विमान सेवा की मानी गई है। हालांकि एयर इंडिया ने इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया है कि आपने जांच सर्वे किया है, पूरी गलत तरीके से किया है, वो बात अलग है, लेकिन एयर इंडिया को तीसरी सबसे खराब विमान सेवा माना गया है। तो आप अभी पूछोगे कि सर टॉप नंबर पे कौन है, यानी सबसे ज्यादा खराब सेवा किस विमान की है? तो वो आपकी है इल अल एयरलाइंस। ये कहाँ से संबंधित है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, इतना आप जानिए इल अल एयरलाइंस विश्व की सबसे ज़्यादा खराब है। और दूसरे नंबर पे आपकी जो आती है वो है आइसलैंड एयरलाइंस। जो आइसलैंड एयरलाइंस है वो आपकी दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा खराब विमान सेवाओं में से एक है, और तीसरे नंबर पे आपकी एयर इंडिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है सर नंबर वन पे कौन सी एयरलाइंस है? तो वो आपकी है KLM एयरलाइंस। KLM एयरलाइंस किस देश के द्वारा की है? तो ये नीदरलैंड के देश की KLM एयरलाइंस है, वो नंबर 1 पे है विमान सेवा में पूरे विश्व में, और एयर इंडिया के तीसरे नंबर पे आती है। अगला सवाल है
वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो ओजोन के बारे में अगर आपको बता दें तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, ठीक है। और ये पूरी पृथ्वी के मौसम के आधार पर, वायुमंडल के आधार पर, जलवायु के आधार पर इसकी परत कहीं पर मोटी होती है, कहीं पर पतली होती है, चेंज होता रहता है। और ओजोन परत में सबसे ज्यादा जो छेद पाया गया है वो ध्रुवों पर पाया जाता है, जिसमें से उत्तरी ध्रुव है वहां पर सबसे बड़ा ओजोन परत में छेद पाया गया है। तो सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में सबसे अधिक मात्रा में ओजोन गैस आपकी केंद्रित है, क्षोभ मंडल में। और इसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता है आपसे कि आपके जो एरोप्लेन से एयरलाइंस की बात जब हो रही है तो दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। जो आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, वो आपसे पूछ लेता है कि हवाई जहाज किस मंडल में, किस परत पर उड़ाया जाता है? तो ये आपका समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने का सबसे योग्य होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी सही होता है, मौसम भी सही रहता है, बादल भी नहीं बनते हैं। बादल कहाँ बनते हैं? बादल भी आपके क्षोभ मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ही बनते हैं। अब बात करते हैं आपके अगले सवाल की, का आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको इतना हम बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो जितने बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उनको भी आते हैं। अगर आप रेस में आगे निकलना चाहते हैं तो आप पहले बात क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड में तेजी लाइए, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में तेजी लाइए। क्वेश्चन को किस तरह से हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। एक तरफ आपका सूची में नृत्य दिया गया है, दूसरी तरफ आपके राज्य दिए हैं। आपको एक सूची से दूसरी सूची को मिलान करना है। इधर है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इधर आपके ऑप्शन हैं। अब सपोज आपको ये आंसर नहीं पता है, आपको चारों के चारों नहीं पता है, लेकिन आप इतना तो हिंट लगा सकते हो कि ओडिसी जो होगा वो उड़ीसा से ही कहीं ना कहीं संबंधित होगा। तो आपने देखा डी का 1 कहाँ होगा, तो आपने डी में देखा 1 यहाँ पे आ रहा है, और इसके अलावा 1 किसी में भी नहीं आ रहा। आपको किसी को भी और चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे और सीधे ऑप्शन ए पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सपोज आपको ओडिसी भी उड़ीसा नहीं पता, आपको सपोज कुचिपुड़ी का पता है कि हमारा आंध्र प्रदेश में है, कि अंधे थे तो पूरी कच्ची रह गई। तो आपको पता है ए का 4, तो ए में 4 केवल भैया यहाँ पे है, इसके अलावा ए में 4 कहीं नहीं है, तो इसी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि 4 यहाँ पर भी लिखा होता, तो आप 4 के बाद इसको चेक करने आगे कि भरतनाट्यम आपका किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, तो बी का 3 होगा। कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो सी का 2 होगा। और डी आपका 1 से संबंधित है, कि उड़ीसा आपका जो है वो आंध्र प्रदेश उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है, कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और ओडिसी आपका उड़ीसा से संबंधित है। और आपका ऑप्शन एक क्लियरिफाई कर रहा है, आपने तुरंत उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाए। तो वही बोलते हैं बच्चों कि आपको सवाल के सॉल्व करने की स्पीड कितनी तेज है, क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड कितनी तेज है, आप क्वेश्चंस का एनालिसिस कितनी देर में कर पा रहे हो, यही चीजें आपको एक्स्ट्रा एडवांस बनाती हैं। और हमेशा ही आपसे कहते हैं कि लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता, और बच्चों हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। अभी भी आपके पास 20-22 दिन है, जुट जाइए एकजुट होकर, और पूरी जी जान जितनी भी ताकत आपके पास और लग जाइए, सिलेक्शन आपका पक्का निश्चित है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को पीपीएम में व्यक्त करते हैं। इस पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, पार्टिकल्स पर मोल, प्योरिटी पर माइक्रोग्राम, पॉल्यूटेंट प्रिवेंट मेजर्स, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन क्यूबिक में 1 मिलियन जो भी आपका एरिया है या वॉल्यूम है, उसमें जो धूल के कण हैं, प्रदूषकों के जो कण हैं,
वो कितना पार्ट है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन एरिया में कितने पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड जो कण है, कार्बन हो गया या अन्य पोल्यूशन जो है, प्रदूषक है, वो कितने उसके पार्ट्स है। तो पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान से देखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ओके, पीपीएम। अगला सवाल, रावी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है आपसे है मानसरोवर झील के निकट राजस्थान, या रोहतांग दर्रे के समीप, या वेरनाम कश्मीर के, वेरनाम जिसको कश्मीर बोलते हैं, वेरनाम के समीप शेषनाग झील, या कुमाऊं हिमालय की मिलान हिम नदी। तो रावी नदी का उद्गम स्थल जो बच्चे है आपका, वो रोहतांग दर्रे के समीप है। किसके समीप है? रोहतांग दर्रे के समीप। और ये आपकी धौलाधार श्रेणी में आता है। धौलाधार जो श्रेणी है, उन श्रेणियों में, पर्वत श्रेणी जो है, वहां पर आपका रोहतांग दर्रा है, वहीं से रावी नदी का उद्गम होता है। ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। और मानसरोवर झील के निकट जो राजस्थान है, वहां से बच्चे आपकी सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी निकलती है। मानसरोवर झील के पास जो राजस्थान है, वहां से सतलज नदी निकलती है। और रोहतांग दर्रे के समीप जो धौलाधार श्रेणी से आपकी रावी नदी निकलती है। इस तरह से क्वेश्चंस करते करते आगे बढ़ेंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फंसेंगे। ये आपकी इंट्रो वीडियो है, तो इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है, हो सकता 10-5 कम रहे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। अगली जो आपकी क्लासेस आएंगी लगातार, उसमें हम 40 से 50 क्वेश्चंस हर एक क्लास में देखेंगे, और लगभग आपको हम 15 से 20 क्लास मुहैया कराएंगे हर हाल में किसी भी तरह से। और आपकी जो जीके जीएस है, जिसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को गेन करने में, उसमें आपको कोई भी कमी रहने नहीं देंगे। और बीच बीच में हम रीजनिंग्स के भी मैराथन्स आपके लिए लेके आएंगे। बट एक प्रॉमिस आपको करना है कि हमको चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि हम किसी दूसरे को पढ़ा सकें। पढ़ाई तब सफल मानी जाती है जब आप उसको किसी दूसरे को पढ़ा सकें। और ऐसे ही हम देखेंगे क्वेश्चंस को कितनी जल्दी से हम टैकल करते हैं, और एक क्वेश्चंस को कितने क्वेश्चंस में चेंज करते हैं। आप ये मत देखना कि क्वेश्चंस कितने हुए, 20 क्वेश्चंस भी अगर आपने करा है, तो 20 में जो चारों ऑप्शन है, उसमें चारों क्वेश्चन आपने और किए हैं, यानी एक एक क्वेश्चन से आपने 5-5, 6-6 क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी। अब देखते हैं आगे। टी पैर फ्लैग स्टिक किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन है गोल्फ, ऑप्शन बी स्क्वाश, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी टेनिस। तो टी पैर फ्लैग स्टिक, तो आपने देखा होगा ये सब किससे जुड़ा है? गोल्फ से। फ्लैग स्टिक से देखते हैं कि जहां पर आपको टेनिस से, यहाँ पे हमारा होल है, इस होल के ऊपर एक फ्लैग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? होल के ऊपर एक फ्लैग लगा देते हैं। ठीक है, इस होल के ऊपर एक क्या लगा देते हैं? लोग फ्लैग लगा देते हैं। यहाँ से आपको पता है फ्लैग स्टिक बोलते हैं। यहाँ पर आपको जो भी डंडा है आपके पास, स्टिक है, उससे यहाँ पे बॉल मार के यहाँ पे जानी होती है। तो फ्लैग स्टिक से आप अंदाजा लगा सकते हो गोल्फ है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ILO का सही विस्तार क्या है? ILO का सही विस्तार क्या है? हालांकि ILO का फुल फॉर्म आपको ऐसे याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं याद है, तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का, वो हम आपको बताते हैं। ILO का सही विस्तार क्या है? पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, इंडियन लीगल ओरिएंटेशन, इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेंस। तो ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इससे रिलेटेड आपके लिए बता दें कि इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चे, वो 1919 में हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1919 में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और जिसका मुख्यालय है, इसका जो बच्चे मुख्यालय है, वो जिनेवा में है। वो जिनेवा कहाँ है? वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इतनी चीजें आपको देखिए, एक क्वेश्चन से कितनी चीजें याद हुई। ILO कब बना? 1919 में। ILO की स्थापना किसके द्वारा हुई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हुई। ILO का सही विस्तार क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरह से आपको समझ में आ रहा है,
ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमको पेपर से पहले प्रैक्टिस सेट तक जो एग्जैक्ट रूप है आप किस तरह से उसको माइंड में गेन कर रहे हो, ठीक है, ये होता है आपका इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है। अब सपोज आपने क्वेश्चन आज तक पढ़ा ही नहीं होता तो उसका क्या लगाते हैं, सेब, अमरूद, अनानास, अंगूर। आपको पता है जो हमारा एप्पल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होता है कुछ हमारा एप्पल। अमरूद जो है वो भी आपको कुछ इस तरह से शेप में होगा, ठीक है, आपका अमरूद। अंगूर भी आपको पता है कि हमारे कुछ इस तरह से शेप में होते हैं। यानी अगर हमने ये सवाल कभी पढ़ा ना होता तो इसका आंसर किस तरह से हम देते हैं। अंगूर हो गए। अनानास में आपको पता है कि जो अनानास हमारा होता है कुछ इस तरह से होता है और ऊपर यहाँ पर इस तरह से कुछ निकला रहता है। अनानास ये आपका ऐसा एग्जाम्पल है जिसका विकास पुष्प क्रम में होता है। कहने का मतलब है आपको ये चीजें बताने का मतलब है कि आप किस तरह से चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। पुष्प क्रम यानी पुष्प क्रम से कौन सा फल का विकास होता है वो आपका अनानास आंसर है, ठीक है। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूंनामा की रचना किसने की। हुमायूं ने की, अकबर ने की, अबुल फजल ने की या गुलबदन बेगम ने की। तो आपके लिए बता दें, हुमायूंनामा की जो रचना है वो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने की। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की और ये हुमायूं की बहन थी। ओके। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी ऑयल फील्ड कौन सी है। ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी बॉम्बे हाई, ऑप्शन सी नवेली, ऑप्शन डी डिगबोई। तो आप याद कर लीजिए जो तेल क्षेत्र है, ऑयल फील्ड है, वो डिगबोई है। सबसे पुराना ऑयल क्षेत्र भारत में, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड और कोई नहीं, डिगबोई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है। यानी ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। पहले आप बताइए कमेंट सेक्शन में, तुरंत बताइए अभी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। बहुत सही, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, 75। ये आपसे पूछ रहा है कि 75 डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक एरिया वाला कौन सा जिला है। तो वो आपका सोनभद्र, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई। तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा शब्द है। जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के उन जिलों में सबसे बड़ा जो शब्द बन के आता है वो लखीमपुर खीरी है और लखीमपुर खीरी ही सबसे बड़ा एरिया में यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। इसमें एक क्वेश्चन आपका एक और बन जाता है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि सबसे कम एरिया वाला, सबसे कम एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो आपका है बच्चे हापुड़। हापुड़ आपका ऐसा जिला है यूपी का जो सबसे कम एरिया है हापुड़ का और सबसे ज्यादा एरिया के मामले में आपका लखीमपुर खीरी है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी आप जो संविधान में, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट करते हो, संशोधन करते हो संविधान में, उस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद आपका 368। किस अनुच्छेद में आपकी ये प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में आपका जो संविधान है उस संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो कहता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें, ध्यान सुनिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे गलती कर देते हैं। शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय, शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय, कौन सी शर्तें निर्धारित करने वाला, नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा है। अधिकतर बच्चे राष्ट्रपति लगा देते हैं जो गलत है। ध्यान सुनिएगा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का जो
शर्तें निर्धारित करने की जो सक्षम निकाय है वो राष्ट्रपति नहीं है। हाँ, जो राष्ट्रपति क्या करता है, अंतिम रूप से, खूब ध्यान से सुनना, अंतिम रूप से किसे नागरिकता प्रदान करनी है, किससे नागरिकता छीननी है, ये अंतिम रूप से डिसाइड करता है राष्ट्रपति। लेकिन जो शर्तें निर्धारित करने का जो सक्षम निकाय है वो है संसद। संसद निर्धारित करती है, संसद बताती है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए या नागरिकता छोड़ने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का निर्धारण करती है संसद। लेकिन अंतिम रूप से किसको नागरिकता देनी है, किससे लेनी है, ये अंतिम रूप से राष्ट्रपति निर्धारित करता है। लेकिन बच्चे, शर्तें निर्धारित करता है संसद। बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें, और यही क्वेश्चंस हैं जो आपको जॉब दिला सकते हैं। जी हाँ, एक नंबर से, आधे नंबर से, दो नंबर से जो बच्चे रह जाते हैं तो फिर थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से ही उनको प्रॉब्लम होती है। यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो सब बच्चे रख लेते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, इसमें आपने भी कुछ अलग नहीं किया। लेकिन जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि शर्तें निर्धारित करने का जो निकाय है वो संसद है, और अंतिम रूप से जो फाइनल करता है नागरिकता के पक्ष में वो राष्ट्रपति है। इन चीज़ों से ही आप, इन माइनर चीज़ों से आप मेजर डिफरेंस क्रिएट कर लेते हो अपने में और अपने कंपटीटर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आपका सवाल है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? यानी जब दिल्ली सल्तनत पे आते हैं तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे सुल्तान हुए, उन सुल्तानों में से सबसे कठोर नीति किस सुल्तान ने अपनाई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। ये आपका तुगलक वंश का हुआ, ये आपका गुलाम वंश का है, खिलजी वंश का है, बलबन भी गुलाम वंश से संबंधित है। तो जो सबसे कठोर नीति अपनाई वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। नाम से ही आपको लग रहा होगा अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी है इसने बहुत ही कठोर नीति अपनाई थी। ठीक है, ये खिलजी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। अगला सवाल है आपका, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान IGFRI कहाँ पर है? बीकानेर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है, झांसी में है? तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में आपका है। अगला सवाल आता है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? आपको भी पता है कि सूर्य पर हर समय ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। उस ऊर्जा का निर्माण क्यों होता रहता है, किस कारण से होता रहता है? कि सूर्य आग का धधकता हुआ गोला है। तो ऐसा क्या रीजन है वहाँ पे? नाम की संलयन रीजन है, नाम की विभंजन है, या रेडियो सक्रियता है, या कृत्रिम रेडियो सक्रियता है? तो बच्चों, सूर्य पर ऊर्जा का सृजन होने का सबसे बड़ा कारण है नाभिकीय संलयन। यानी जो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, वहाँ आपका नाभिकीय संलयन होता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन और हीलियम। यही होता है जब दो हाइड्रोजन के परमाणु आपका 1H1 और 1H1 दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर आपका 2He2 बना देते हैं, तो आपका यही नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर ले, वो आपका नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाती है। और नाभिकीय संलयन की ही वजह से सूर्य पर लगातार ऊर्जा का सृजन होता रहता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए, और रेडियो सक्रियता आपको पता है, जो पदार्थ खुद से ही रेडियो एक्टिव तरंगें निकालते रहते हैं। और सूर्य पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन, दूसरे पे आपका हीलियम। अब बात करते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की। अगला प्रश्न आपका है, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? है ना, वर्ल्ड एड्स डे 20 मार्च, 20 दिसंबर, 1 मार्च और 1 दिसंबर। तो बच्चों याद करिए कि विश्व एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेनकाकू द्वीप किन देशों के मध्य विवादित है? जापान व रूस, जापान व उत्तर कोरिया, चीन व जापान, चीन व फिलीपींस। तो बच्चों अधिकतर अगर जमीन से रिलेटेड कोई विवादित
मामला है तो उसमें चीन जरूर जिम्मेदार होता है। तो सेनकाकू द्वीप जो है वो जापान कहता है कि सेनकाकू द्वीप उसमें आता है, उसका हिस्सा है, लेकिन चीन भी बीच बीच में बोलने लगता है कि सेनकाकू द्वीप पर हमारा अधिकार है। ये जो सेनकाकू द्वीप है वो एक्चुअल में जापान का हिस्सा है, लेकिन चीन जबरदस्ती इस पर अपना अधिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चीन और जापान के मध्य में सेनकाकू द्वीप जो है वो विवादित है। और अगला सवाल देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली जो कि भारत में है, जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, लंदन जो यूके में है, या वाशिंगटन जो यूएसए में है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है आपका वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अन्य वीडियोज में आपके हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें भी आपके पर्याप्त क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन वीडियो को देखने से पहले, वीडियो को देखने के बाद आप अगर खुद में अंतर फर्क महसूस कर पा रहे हो, अपने कुछ डिफरेंस महसूस कर पा रहे हो, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। आपने अब तक बहुत सपोर्ट किया है और 1000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। लॉर्ड्स ऑफ लव, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।